एक बार फिर स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में आपका। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के अलावे संगम काल देखेंगे। फिर हम लोग विदेशी आक्रमण भी देखेंगे। आप लोग अलग अलग जगह पर हो सके देख रहे होंगे। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज के टॉपिक में हम लोग जिक्र क्या करेंगे, मौर्योत्तर काल में जो शासक हुए शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। फिर इसी संगम काल में देखेंगे हम लोग जो संगम काल कब से शुरू होता है, संगम काल से हमको क्या जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। फिर इसी संगम काल में संगम साहित्य का जो वर्णन है, कौन कौन से साहित्य हैं, कब लिखा गया है, इसका जिक्र करेंगे। और हमारे देश में ही जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं हुए थे, हिंद यूनानी का, शक का, पहलव, कुषाण, इन लोग विदेशी थे और आक्रमण करके फिर यहीं पर बस गए और फिर शासन में भी आ गए। तो इनको भी पूरा डिटेल से देखेंगे। और जो दक्षिण भारत के कुछ राजा हैं, चोल, चेर और पांड्य, ये कैसे उद्भव हुआ, इसका शासन प्रशासन क्या था, वो भी देखेंगे। और अंत में देखेंगे हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर MCQs भी। तो आप लोग ये ना सोचें कि सिर्फ सीटेट के लिए ये सेशन है। ये सेशन ये समझ लीजिए कि जितना भी जनरल कंपटीशन वगैरह है, जितने भी तरह का प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, सभी में यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व होता है और ये 75 ईस्वी पूर्व तक चलता है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। उसी बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं और वो खुद शासक बन जाता है और वहीं से वो शुंग वंश की स्थापना कर लेते हैं। तो ये शुंग वंश की स्थापना कब होती है? 185 ईस्वी पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? अयोध्या अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख से ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। इसके समय ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अब देखिए, ये जो था, हम लोग पिछले वीडियो में और एक वीडियो देखे थे, नए विचारों का आगमन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध और जैन धर्म आने से जो ब्राह्मण धर्म थे, ब्राह्मण धर्म में समानता न होने के कारण, भेदभाव होने के कारण उस ब्राह्मण धर्म को लोग क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, धीरे धीरे उससे विमुख हो जाते हैं और बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाना बृहत मात्रा में शुरू हो जाते हैं। और इतना बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोगों को पसंद आया कि सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, विदेशों में अब भी मुख्य धर्म बौद्ध धर्म बना हुआ है। तो जब ये लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जुड़ रहे थे तो जो ब्राह्मण धर्म थे, उस ब्राह्मण धर्म से लोग कट रहे थे। कटने के कारण क्या हो रहा था कि ब्राह्मण धर्म एक तरह से घट कर बहुत कम हो गया था। और ये जैसे ही पुष्यमित्र शुंग आए तो ये ब्राह्मण धर्म के उपासक भी थे और ये संरक्षक भी थे। और इसी के काल में जो है मनुस्मृति भी लिखी गई है। मनुस्मृति की बात करें तो ये 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 75 ईस्वी पूर्व के बीच में लिखी गई है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। यानी पुरोहित कौन थे? पंडित जी कौन थे? पुष्यमित्र शुंग का पतंजलि थे। अश्वमेध यज्ञ आपको वैदिक काल में भी बताएंगे कि अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो राजा यज्ञ करके घोड़ा छोड़ते थे और उस घोड़ा को जो भी पकड़ लेता था, जो भी बंदी बनाता था, फिर उस राजा को ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, तो अपना शक्ति प्रदर्शन। तो इसलिए ये छोड़े थे। इसका मतलब क्या था कि ये थोड़ा शक्तिशाली हो गए थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश यानी कृष्ण वंश की स्थापना डाली। अब ये कृष्ण वंश यानी कर्ण वंश, इसी को कहा जाता है, कृष्ण वंश को ही। अब ये कर्ण वंश जो है ये 75 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी पूर्व तक शासन होता है। इस वंश के संस्थापक वसुदेव थे और मगध साम्राज्य का अंतिम वंश था। अब देखिए, मगध साम्राज्य जहाँ से शुरू होता है, बिंबिसार से, जो वास्तविक संस्थापक होते हैं वहाँ से शुरू होता है और फिर जाकर अंतिम में आ जाते हैं वसुदेव। फिर जो है इसके बाद क्या होता है, जो दक्षिण भारत के शासक होते हैं सातवाहन, वो उत्तर भारत पर हावी हो जाते हैं। और इस तरह इसके जो अंतिम राजा थे सुशर्मा थे, इसको हटाकर
सिमुक थे सातवाहन वंश के। तो इसी सिमुक ने क्या किया, सुशर्मा को हटा दिया और हटाने के बाद जो है सातवाहन वंश की शुरुआत हो गई। तो सातवाहन वंश को हम लोग देख लेते हैं। सातवाहन वंश शुरू होता है 60 ईस्वी पूर्व से लेकर 220 ईस्वी पूर्व में। इस वंश का स्थापना सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में किया था। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इसके द्वारा शासित प्रदेशों को दक्षिणापद कहा जाता था। यानी दक्षिणापद जो उसके क्षेत्र में आते थे उस क्षेत्र को, उस शासित क्षेत्र को कहा जाता था दक्षिणापद, और उसके जो राजा होते थे दक्षिणापद या दक्षिणाधिपति कहलाते थे। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गौतमी सातकर्णी था। देखिए यहाँ से गौतमी सातकर्णी थोड़ा सा नाम लग रहा है क्या महिला जैसी, तो इसलिए कि इस काल में महिलाओं को सम्मान मिलना शुरू हो गया, विशेष करके माता को। और जितने भी शासक हुए थे सभी शासक अपने माता के नाम को आगे लगाते थे। तो इस वजह से लग रहा है क्या, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्होंने शासन किया 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी। ये देखिए अब ईस्वी आ गए हम लोग, ये 60 ईस्वी पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक। तो ये शासन होता है शुरू 60 ईस्वी पूर्व में। और जो सबसे प्रसिद्ध शासक होते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक शासन करते हैं। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी थे, जो 210 ईस्वी से लेकर 220 ईस्वी तक था। सातवाहन शासकों ने तांबे तथा कांसे के अलावा पोटीन, हम लोग इतिहास के स्रोत में देखे थे कि ये एकमात्र सातवाहन शासक थे जिन्होंने पोटीन के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा तांबे और कांसे के सिक्के तो थे ही, चांदी सोने के भी थे, लेकिन इसका प्रसिद्ध सिक्का जो नया सिक्का था ये क्या था, पोटीन, काफी मात्रा में चलवाए थे। अब देखिए भारत पर विदेशी आक्रमण की चर्चा करें तो सबसे पहले ये एक सीक्वेंस में भी पूछता है क्वेश्चन में कि भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम क्या है, इस तरह से भी पूछता है। तो इस क्रम को आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। हिंद यूनानी पहले शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद शक, पहलव और कुषाण। तो ये आपको एकदम सिस्टमैटिक क्रम में याद रखना है, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, ये बैक्ट्रिया के एक शासक थे डेमेट्रियस, उसी ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी साकल बनाई, जो वर्तमान में क्या है वो सियालकोट। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी शासक कहते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। यही मिनांडर थे जो यहाँ पर आने के बाद जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किए, और इसी मिनांडर को नागसेन थे, वो नागसेन भिक्षु ने जो है उसको दीक्षा दिलवाया। और मिनांडर और जो इसी नागसेन की वार्ता है ये मिलिंद पान्हो में है, ये हम लोग इतिहास के स्रोत में देखे हुए थे। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है क्या, मिलिंद पान्हो। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश था। कौन? सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले यही शासक थे, हिंद यूनानी। इस वंश के शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे कहा गया हेलेनिस्टिक आर्ट। देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, यही हिंद यूनानी लोग थे। और इसने अपने ही क्षेत्र में यानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है अफगानिस्तान, कंधार, ये सब क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, एक कला चलाई जिसे कहा गया हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। इसी हेलेनिस्टिक आर्ट से जो है गंधार कला का विकास होता है। यूनानियों ने नाटकों में पर्दे का प्रचलन आरंभ कर दिया है। यूनानी क्या किया, ये पर्दा, हम लोग जो नाटक बच्चा में आप लोग हो सके कि देखे होंगे, हम तो देखे हैं
कि गांव घर के बुजुर्ग लोग जो हैं या फिर सम्मानित लोग या फिर जो कला प्रेमी होते थे वो लोग नाटक वगैरह गांव में करते थे। पहले नाटक ऐसे ही होते थे, लेकिन पर्दा का संचालन जो पर्दा, अब जैसे एक सेशन खत्म हुआ, पर्दा गिर गया, फिर दूसरा सेशन पर्दे के अंदर तैयार हुआ, फिर शुरू होता है। तो इस तरह ये प्रचलन शुरू किए थे कौन? यूनानियों ने ही किए थे। शक वंश, शक मध्य एशिया से आकर गुजरात के काठियावाड़ में बस गए थे। अब देखिए ये हिंद यूनानी के बाद कौन आते हैं? शक आते हैं, और ये आकर क्या करते हैं? गुजरात के काठियावाड़ में बस जाते हैं। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था। ये वही रुद्रदामन प्रथम था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय बने झील का जीर्णोद्धार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के सीजन में यानी उसके कार्यकाल में जूनागढ़ में एक जो है झील बनाया था। उसी झील का इसने क्या किया? रुद्रदामन प्रथम ने 130 से 50 जो शासन किया ये लोग, इसमें ये झील का मरम्मत करवाया था। जूनागढ़ से प्राप्त 150 ईस्वी का अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित पहले अभिलेख थे। क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ का अभिलेख। और ये जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम से। और ये रुद्रदामन प्रथम ने शासन कब किया था? 130 से लेकर 150 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद जो विदेशी आक्रमण होते हैं पहलव, ये पहलव पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। ये लोग ईरानी थे, ईरान से आए और ये लोग यहाँ आकर शासन करने लगे, जिसे भारतीय साहित्य में पहलव कहा गया, जो मध्य एशिया से आकर गुजरात में बस गए। तो ये लोग भी गुजरात में 2 शासक आकर बसे, एक शक और दूसरा पहलव बसे। पहलव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस था। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आप यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछा हुआ था कि भारत का ईसाई मिशनरी सबसे पहले कब आया और किसके शासनकाल में आया था? तो पहलव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? गोंदोफर्निस था। जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गोंदोफर्निस के शासनकाल में ही सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार आए थे। और इसी के आधार पर आप देखेंगे कि ये सेंट थॉमस जो है 52 ईस्वी में आता है और यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर देता है। और अभी देखिएगा भारत में बहुत सारा स्कूल भी है, सेंट थॉमस स्कूल, तो उसी के नाम पर है। ये पहले पादरी थे जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत की ओर आया। और लेकिन हालांकि ये केरल के पास आया था, केरल के तट पर आया था, लेकिन इसको 72 ईस्वी में क्या करता है? इसको मार दिया जाता है। कुषाण वंश, कुषाण अधिकतर जो थे, यह अधिकतर विद्वानों का मानना है कि कुषाण चीन से आए थे और ये यूची जाति के थे। कौन सी जाति थे? यूची, नाम से ही लग रहा है, चीन फिन का ऐसे यूची भाईचुंग गाईचुंग नाम रहता ही है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। कुषाण वंश के शासक कौन थे? कुजुल कटफिसेस। कुषाणों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। किसने? जिसने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किए, और सबसे शुद्ध भी सोने का सिक्का इसी का शासनकाल में चला था। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। इसी कनिष्क को हम लोग डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। कनिष्क क्या करते हैं? कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक शक संवत चला था, और यही शक संवत क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है चलाया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन चलता है कि अभी कितना शक संवत चल रहा है। तो देखिए ये 78 ईस्वी में चलाया, 78 ईस्वी में चलाया। तो आपको ये बनाने के आधार पर याद रखना है कि इसने कब चलाया? 78 ईस्वी में। अभी चल रहा है क्या? 2024। ये तो आपका अंग्रेजी कैलेंडर है। तो चूंकि इसमें क्या करेंगे हम लोग? 78 को घटा देंगे, 78 को घटा देंगे तो ये उतना शक संवत हो जाएगा, उतना शक संवत हो जाएगा। यानी 78 ईस्वी पूर्व आगे ही ना ये शुरू किया। यानी जिस समय 78 ईस्वी चल रहा था तो उस समय शक संवत 1 चल रहा था, नहीं 79 ईस्वी चलेगा तो 2 चलेगा। इस तरह सोचिए आप। तो 2024 चल रहा है तो क्या करेंगे? 78 पीछे कर देंगे, तो उतना शक संवत चलता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने क्या किया? कनिष्क ने अपना एक राजधानी पुरुषपुर या पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है वो बनाया था, और दूसरी राजधानी मथुरा जो है बाद में मंदिर, कला और मूर्तियों का केंद्र भी बन गया। फिर इसके अलावा जो व्यापार का केंद्र था वो बन गया था।
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन में हुआ था। तो नए विचारों में हम लोग देखे थे कि बौद्ध संगति 4 हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ। चौथा पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था कुंडल वन जो कश्मीर में थे। उसमें जो राजा थे यही कनिष्क थे चौथे बौद्ध संगति में। अब ये कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क के दरबारी विद्वान थे, इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे। दरबारी विद्वान थे नागार्जुन, ये दार्शनिक थे, शून्यवाद का सिद्धांतकार थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। चरक ये चिकित्सक थे, चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता किसका, चरक का। सुश्रुत थे, सुश्रुत ये प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे, यानी ये हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। हड्डियों का जोड़ तोड़ उस समय ये करना जान गया था हमारा संस्कृति। सुश्रुत संहिता ये जो लिखे हैं सुश्रुत संहिता। वसुमित्र जो कनिष्क के दरबारी थे, ये चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष व महाविभाषा शास्त्र, देखिए यही वसुमित्र थे जो चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष का पद निभाए थे, अध्यक्ष के पद पर थे। और इसका एक रचना है महाविभाषा शास्त्र। इसमें बौद्ध जातकों की टीका है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो ये महाविभाषा शास्त्र को। अश्वघोष ये चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है ये उपाध्यक्ष थे, यानी वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे। और ये बुद्ध चरित, अश्वघोष की प्रसिद्ध कृति क्या है, बुद्ध चरित तथा सूत्रालंकार के रचनाकार थे। और एक थे मथुरा, ये कनिष्क का मंत्री था। तो ये एक विद्वान, दरबारी विद्वान थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसके शासनकाल में उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई प्रसिद्ध वस्त्र उत्पादन केंद्र थे। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कनिष्क के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ऐसे पूछता है। पूछेगा क्या, कहेगा क्या इसके शासनकाल में उत्तर में वाराणसी जो है ये प्रसिद्ध वस्त्र उत्पादन केंद्र थे, दक्षिण में मदुरई प्रसिद्ध वस्त्र उत्पादन केंद्र थे। तो इस तरह का एक एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए दक्षिण भारत सोना, यानी कर्नाटक क्षेत्र अभी भी जो है कोलार कर्नाटक में है, वहाँ सोने की खान थी, वो सोने के लिए प्रसिद्ध था। मसाला जो केरल है, मसालों का घर कहा जाता है, तो वो मसाला के लिए प्रसिद्ध थे। और ये जब यही हिंद यवन सब हमारे देश में आए थे तो यहाँ का जो काली मिर्च है वो अपने व्यंजन में, सब्जी में जब प्रयोग किए तो उसको इतना पसंद आया कि उसका नाम ही रख दिया क्या, यवन प्रिय। चूँकि ये दक्षिण भारत जो है कीमती पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध था, इसलिए कि ये समुद्री इलाके में था। तो समुद्री इलाके होने के कारण जो चकमक पत्थर वगैरह हो या सीपी कौड़ी हो, ये सब मिलते थे इसके शासनकाल में। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से पुकारते थे। ये क्वेश्चन बहुत, काला सोना किसे कहा जाता है, तो देखिए दो चीज़ है, एक पेट्रोलियम पदार्थ को काला सोना कहा जाता है और दूसरा कहा जाता है काली मिर्च को भी काला सोना कहा जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है कि सारे उत्पाद उसी से प्राप्त होते हैं। लेकिन उस समय काला सोना किसे कहा जाता था, उस समय के लोगों को पेट्रोलियम की जानकारी थी भी नहीं। तो काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी तो किसे क्या कहा गया, काला सोना। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना, जो एक धार्मिक केंद्र भी था। ये मथुरा जो है दो धर्मों का केंद्र था, एक बौद्ध धर्म और दूसरा कृष्ण का। ये यही मथुरा था जहाँ कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गए और फिर जो है बौद्ध धर्म के लिए भी, दोनों के लिए ये मथुरा प्रसिद्ध हो गए, जो एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर थे तथा यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बना। अब ये रेशम मार्ग, ये कनिष्क जो जुड़ा है, ये रेशम मार्ग कनिष्क से एक रेशम मार्ग जुड़ा है। इसकी एक कहानी भी है जो एनसीईआरटी में है, आपका क्वेश्चन पूछता भी है सीटेट में। देखिए पहले तो रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था 7000 साल पहले। आज से नहीं, ये चीन जो है ना विश्वासघाती प्राचीन काल से ही है। तो ये 7000 साल पहले चीन का जो है
चीन में रेशम का उत्पादन हो गया था, लेकिन इतना फाइन था ये कपड़ा, इतना अच्छा लगता था लोगों को पहनने में कि सोचा कि अरे भाई यदि ये जान गया कोई दूसरा देश वाला, दूसरा लोग, दूसरा शासक, तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू घट जाएगा। तो जब व्यापारी लोग उत्तर पश्चिम इलाके से, रोम से, मध्य एशिया से जब चीन जाते थे तो ये व्यापारी वहाँ से खरीद कर ले जाते थे और जो राजा होते थे वहाँ राजा को भेंट देते थे। राजा उस रेशमी वस्त्र को पहनकर शानो शौकात फील करते थे और लगता था कि ये अजूबा है। लेकिन ये 7000 तक इन्होंने ये राज सुनाया, मतलब छुपा के रखा था। चीन से व्यापारी लोग पैदल, घोड़े या ऊँटों पर दूर दराज की जगह पर जाते और रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से यह लोग यात्रा करते थे वही मार्ग क्या कहलाया, रेशम मार्ग। अब ये लोग देखिए यहाँ चीन से चलता था, ये चीन से चलता था, इस रास्ते से जो जाते थे तो अब देखिए जाता कैसे था, उस समय तो हवाई जहाज थी नहीं, उस समय रेल मार्ग थी नहीं, तो ये लोग पैदल चलते थे, घोड़े पर चलते थे, दूर दराज या ऊँट पर चलते थे ले जाकर। लेकिन रास्ते में कई ऐसे इलाके होते थे जहाँ डाकू लोग छीन छोड़ कर लेते थे, मारपीट कर लेते थे, इसके जो माल होते थे उसको छीन लेते थे। तो इस तरह ये लोग, व्यापारी लोग क्या करते थे, घाटे में हो जाते थे, मुश्किल में हो जाते थे। तब यही कुषाण वंश के जो शासक थे, कौन, कनिष्क क्या करते हैं, बोलता है कि एक काम करते हैं, हम तुमको सेफ्टी देंगे, सुरक्षा देंगे, तुमको टैक्स देंगे, तुमको टैक्स देना है। तो कनिष्क क्या करता है, इस रास्ते पर अपना सिपाही लगाता है, सुरक्षा लगाता है, ताकि व्यापारी लोग पार हो और बदले में हमको टैक्स मिले। तो इसी को कहा गया क्या, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग या सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इन्होंने शासन किया। तो इस तरह से ये कुषाण सिल्क रूट किससे जुड़ा हुआ है, रेशम मार्ग किससे जुड़ा हुआ है, कनिष्क से जुड़ा हुआ है। और कनिष्क क्यों जुड़ा था, संगम साहित्य, देखिए संगम काल, चूँकि ये उत्तर भारत हम लोग देख रहे थे, दक्षिण भारत का भी इतिहास उस समय चल रहा था और ये 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच के काल को कहा जाता है संगम काल। चूँकि इसमें जो है कई सारी ईस्वी हो गए हैं, तो कई सारी संगम साहित्य की रचना हुई और उसी के आधार पर हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को भी जानते हैं। और ये किस भाषा में लिखा गया, तमिल भाषा में, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा या मंडली। अब ये लोग 300 ईस्वी पूर्व जो दक्षिण भारत के लोग थे आपस में बैठे, एक सभा किए और ये भारत में 3 संगम हुए थे। प्रथम मदुरई, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा फिर मदुरई में। तो ये 3 संगम हुए थे और इन तीनों संगमों में अनेक महात्माओं ने भाग लिया। यह ग्रंथ दक्षिण भारत का इतिहास एवं तमिल संस्कृति की जानकारी के लिए एकमात्र स्रोत है। यानी हम दक्षिण भारत की कोई जानकारी इतिहास की लेते हैं या फिर जो तमिल संस्कृति कैसे चल रही थी उसका एक ही आधार है क्या, तमिल ग्रंथ। तो कुछ संगमकालीन प्रमुख रचनाएं हैं, सिलप्पाधिकारम, इलांगो ने। ये सब क्वेश्चन एकदम सीटेट में पूरा पूछता है, ये मत सोचिए कि नाम अजीब है छोड़ देते हैं, मत छोड़िए, मैचिंग उचिंग भी दे देता है। सिलप्पाधिकारम, इलांगो, मणिमेखलई, सतनार, जीवक चिंतामणि, थिरुथक्काथेवर, कुराल, तिरुवल्लुवर, तोलकपियर। ये हम भी शुरू में ना मेरा जी लटपटाता था बोलने में, आपको भी बोलने में लटपटाता होगा अभी, तो इसीलिए इसको 2-4 बार बोलिएगा। अपने एक सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं, शिल्पा शेट्टी नहीं, इलांगो, मणिमेखलई, सतनार, अरे ऐसे भी रखिए, किसी तरह याद रखना है, धीरे धीरे अपने हैबिट हो जाएगा, ओरिजिनल नाम पर आ जाएंगे हम लोग। संगम कविताओं में मूवेंदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूवेंदार क्या है कि 3 राजा थे, चोल, चेर, पांड्य। 3 राजा के मुखिया को मूवेंदार कहा जाता था, ये याद रखिएगा, चोल, चेर, पांड्य। आपको हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि मूवेंदार में कौन कौन राजा शामिल नहीं थे। अब चोल, चेर, पांड्य नहीं, एक दे देगा पाल, अब पाल घुसा दिया एक बीच में, तो इसीलिए चोल, चेर, पांड्य। तो तमिल शब्द की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। 3 मुखिया कौन थे, चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों मुखियाओं के 2-2 सत्ता केंद्र थे। यानी ये जो भारत देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है मान लिया जाए, तो ये जो है एक था तटीय इलाके में और दूसरा था अंदरूनी। जो ये तीनों राजा थे,
चोल के भी अंदरूनी एक राजधानी और दूसरा समुद्र के किनारे, चेर का भी एक अंदरूनी दूसरा समुद्र के किनारे, पांड्य का भी एक अंदरूनी और दूसरा समुद्र के किनारे। तो इन तीनों मुखियाओं के दो दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरे अंदरूनी हिस्से में था। इस प्रकार 6 केंद्रों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण था। 6 केंद्र हो गया, 3 राजा 3 दूना 6, तो 6 केंद्र था। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या था? एक फुहार या कावेरी पट्टनम चोलों तथा दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। यानी कावेरी पट्टनम और मदुरई ये ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई, चोलों की राजधानी, चोलों की उरैयूर नहीं, यानी ये जो चोल थे इसकी राजधानी उरैर और पांड्य की राजधानी मदुरई तथा चेर राज्य की राजधानी बंजी या कुरूर थी। ये याद रखिएगा, ये सेंटेंस पूछता भी है। राज्यमंडलों में मंडल नाडु या जिला में तथा नाडु ऊर या गांव में विभाजित थे। मतलब इसका जो प्रशासन की इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी ऊर, सबसे छोटी इकाई ऊर थी। ये ऊर क्या कहलाता है? ये गांव। ये कई गांवों का समूह मिलकर क्या बनता था? नाडु। इसीलिए देखिए होता है तमिलनाडु, नहीं तमिलनाडु। तो कई गांव मिलकर नाडु बन गया और कई नाडु मिलकर जिला बनता है और कई जिला मिलकर मंडल और मंडल क्या हो गया? राज्य। अरिकमेडु, देखिए ये अरिकमेडु से भी एक क्वेश्चन पूछता है। अरिकमेडु ये रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था। अरिकमेडु हमारे ही देश के अभी जो वर्तमान में पांडिचेरी हैं, जिसको पुदुचेरी कहते हैं, तो वो वहाँ पर है एक अरिकमेडु, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अरिकमेडु व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, जो भारत व रोम के बीच व्यापार का पता चलता है। देखिए भारत और रोम के बीच में व्यापार का पता चलता है, ये किससे पता चलता है हमको? अरिकमेडु से। और एक किताब है ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये अज्ञात है, इसके राइटर कौन है अभी तक पता नहीं, लेकिन इसी से पता चलता है कि भारत और रोम के बीच में व्यापार चलता था। यह 2200 से 1900 साल पहले पांडिचेरी में एक पत्तन था, जहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। यानी ये पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी कहते हैं, ये 2200 से लेकर 1900 साल के बीच में वो एक पत्तन था, समुद्र के किनारे था, बंदरगाह नगर था और वहाँ एक ईंटा का मकान मिला है। मतलब कि कहीं दूसरे देश से माल आता होगा तो उस जहाज से माल उतार कर उसी गोदाम में रखता होगा। यहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। देखिए ये एम्फोरा जैसे पात्र हैं, इसके दोनों तरफ क्या है? पकड़ने वाला हत्ता है। अब लोग ये जब मिला है, कहाँ से, कहाँ का था? यहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा, जो रोमन साम्राज्य के आसपास भूमध्य सागर है, तो वहाँ से, वहाँ का ये एम्फोरा मिला है। मतलब वहाँ से लोग यहाँ आते थे या वहाँ के लोगों के साथ हमारे इस क्षेत्र का अरिकमेडु का व्यापार चलता था। और यहाँ के जो अरिकमेडु के सिक्के हैं, ये सिक्के भी रोमन साम्राज्य में मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि अरिकमेडु और रोमन साम्राज्य में व्यापार का चलन था। तो अब ये एम्फोरा क्या है कि इसकी विशेषता क्या है कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के हैं। 2-3 पॉइंट इसका याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के हैं। इसके दोनों तरफ क्या है? पकड़ने वाले हत्ते हैं। इसमें सरसों, इसमें तेल या पानी रखा जाता था, तेल पानी रखा जाता था, जिनमें शराब या तेल इत्यादि भरे जा सकते थे। तो शराब भी भरा जा सकता था। दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे होते थे। यहाँ से एरेटैना जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटैना जैसे, देखिए ये एरेटैना इटली से जुड़ा हुआ था। इटली में जो है एक शहर का नाम ही एरेटैना है। तो ये एरेटैना जैसा मोहर यहाँ से मिला है। मतलब यहाँ मुहर दिया होगा कि भाई यहाँ का जो उसका महाजन होगा, यहाँ से जो माल भेजता होगा, बोलता होगा कि मेरा मुहर आप रखो, सामान जैसे पैक करोगे उस पर मुहर मार देना। नहीं तो क्या होगा? रास्ते में कोई खोलेगा नहीं, कोई बेईमानी नहीं करेगा और वो हमारे पास सीधे चला आएगा। तो ये एरेटैना जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अब ये बर्तन भी मिला है एरेटैना जैसा मोहर का, जिन्हें मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अब ये बनाया कैसे जाता था? जो गीली चिकनी मिट्टी होता था उसको दबा दिया और एरेटैना मोहर उस पर उग जाता था।
इटली के एक शहर का नाम इनका नाम जैसा रखा गया, इसी के नाम जैसा रखा गया है, एरेटाइना के नाम पर। यहाँ से रोमन लैंप, अब देखिए रोम में जो लैंप बनता था वो लैंप मिला है हमारे अरिकमेडू से। शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं जो रोमन साम्राज्य के थे। तो इससे ये साबित होता है कि अरिकमेडू जो बंदरगाह नगर था और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापार होता था। तो हम लोग देखें अभी गुप्तोत्तर काल के शासन, संगम काल, चोल चेर पांड्य के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो अब हम लोग इसी से जुड़े हुए सीटेड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कर लेते हैं। आप यदि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो अब आपका सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य शिलाप्पाधिकारम के विषय में सही है? अभी देखिए लास्ट में देखे थे हम लोग वीडियो के लास्ट में, यह इलांगो द्वारा रचित है, बिल्कुल सही था। यह तमिल भाषा में रचित है, बिल्कुल सही था। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई। सही। देखिए ये कोवलन और माधवी की बेटी का कहानी इसमें नहीं था। इसकी रचना 500 वर्ष यानी 300 ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी के बीच में लिखा गया। तो अब सोचिए कि ये 600 हो गया, यानी 300 ईस्वी से चलेंगे तो 1 ईस्वी तक में 300 और इधर 300, 600, तो 500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो ये भी क्या है? सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? देखिए वीडियो में आप देखे होंगे तो 3 तरीका था, एक पैदल, घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, बैलगाड़ी। ये बैलगाड़ी नहीं था, यानी ये 3 आधार पर A, B और C आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। देखिए ये कविता है संगम साहित्य का। समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का यह साक्ष्य प्रदान करती है? आपका ऑप्शन है नगर। नए प्रश्न और विचार तो बौद्ध और जैन धर्म से था। प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार, सिल्क रूट मार्ग का कुषाण द्वारा नियंत्रण, बौद्ध धर्म के समय ग्रामीण जीवन। ये क्या था? प्रारंभिक समुद्री तटीय व्यापार के बारे में बता रहा है। नहीं, समुद्री भी है, तटीय भी है और व्यापार भी बता रहा है। अगला प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? इसमें ऑप्शन का तो जरूरत भी नहीं है। नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कुषाण। अगला प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ डैश थे। शिल्प केंद्र था कौन? वाराणसी। वहाँ क्या था? बौद्ध मठ था, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संग कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। तो क्या था? वहाँ शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे। यानी वाराणसी और मथुरा जो है ये दोनों फेमस हो गया था उस काल में व्यापार और शिल्प के लिए। अगला प्रश्न है, एम्फोरा एक डैश था। सब पूछा हुआ है, देख रहे हैं। यह इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्र युक्त बर्तन। क्या था? यह लंबा भी था और दोनों तरफ हत्थे लगा जार भी था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। ये भी वीडियो में देखे होंगे आप लोग। क्या था? यवन प्रिय लोग थे, इसको यवन प्रिय भी कहते थे, लेकिन इसको बुलाता क्या था? काला सोना। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? ये भी हम बताए थे कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है। पहले आए थे हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कुषाणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुषाण चीन की यूची जाति से संबंधित थे जिनका सिल्क रूट पर नियंत्रण था। बिल्कुल सही है ये, लेकिन पूछ रहा है कौन गलत है। उनके शासनकाल में सिल्क रूट का विस्तार मध्य एशिया से नील नदी के मुहाने तक था।
कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर एवं मथुरा थी। हाँ, पुरुषपुर यानी पेशावर और मथुरा थी, दो राजधानी थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था, ये भी सही था। तो आपका क्या है, नील नदी तक ये सिल्क रूट नहीं फैला हुआ था, मध्य एशिया से नील नदी नहीं, नील नदी के मुहाने तक नहीं था। ये वाला गलत था, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, संगम कविताओं में किन किन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? किन किन, हम आपको बोले थे, ये 21 फरवरी 2016 को पूछा भी गया है। किन किन राजाओं को? चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, तो देख लीजिए चोल, चेर और पांड्य, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब इसी को उल्टा पुल्टा भी दे देगा, तो ये नहीं कि सीक्वेंस में नहीं है तो गलत हो गया, पहले दे देगा पांड्य, चेर, चोल, तब तो वो भी होगा ना, 3 राजा होना चाहिए, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो, मौर्योत्तर काल और संगम काल और सीटेट के प्रीवियस ईयर MCQs भी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप फेसबुक पेज पर देखकर वापस जा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप फॉलो कर लिए होंगे और लाइक भी किए होंगे, और यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।